So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we will be discussing the static GK question, and actually this will be the 15th class. Okay, we have done the 14th class in the last class where we had discussed up to question number 15. ठीक है, तो आज जो है हम लोग 15th part कराएंगे. We had already done. So up to question number 15 हम लोगों ने कल कराया था yesterday. तो आज की क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 16. हियर इज द क्वेश्चन. So is the question, please read the question and answer me. Which of the following articles prohibit human trafficking? Article 21, 23, 24, 27. What is the right answer? क्या सही जवाब है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन सी आर्टिकल प्रोहिबिट करती है? सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ. ठीक है, आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट actually this. So B is the right answer. 24 talks about a prohibition of child labor, है ना, under hazardous employment under 14 years and all, है ना. So the right answer is B. ठीक है, so prohibition of traffic in human being and forced labor, traffic in human being, beggar, etc. That's 23. So B is the right answer to this question. Okay, let's move on to the next question number 17. Bihar government has banned liquor. So which of the following DPSP the Bihar government has implemented? DPSP means Directive Principle of State Policy. So what is the right answer? Yes, good evening Ayush. Good evening. So till yesterday हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे. So आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, and here we are at question number 17. ठीक है, कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिया था, तो रेस्ट 15 क्या आज हो सकता है 20 क्वेश्चन भी हो जाए, डिपेंड्स अपॉन स्पीड. हाँ, यस आयुष नशा, वेरी गुड. आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट इट, सो इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना. ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, है ना, एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ड्रग्स. तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स में ये लिकर हो गया, और ड्रग्स वगैरह तो ऐसे भी प्रोहिबिटेड है एनडीपीएस एक्ट के अंदर में, एनडीपीएस एक्ट के अंदर में. एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस क्यों लिखा गया? बिकॉज बहुत सारे अल्कोहल जो है वो यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, है ना, इन मेकिंग मेडिसिन, तो वो अलाउड है. बिकॉज ऑफ कोर्स अदरवाइज इफ यू स्टॉप दैट देन ऑफ कोर्स मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग विल गेट अफेक्टेड एंड ऑल. इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाता है ना. आई होप यू आर अवेयर. सो लेट्स मूव ऑन. और शायद आपको पता होगा, अदर देन बिहार देयर आर सम अदर स्टेट्स, लाइक इन फैक्ट गुजरात हैज आल्सो implemented, and there are few more states which have banned liquor in the state. Okay, the next is, what do you mean by electoral college? And these are your options. What is the right answer? Yes, Ayush and Vishika, you both are right. It's a set of electors who are selected to elect president. Yes. So of course, तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, एवरीवन कैन नॉट वोट, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट इलेक्शंस, है ना. So only elected MPs and elected MLAs can vote. So yes, B is the right answer to this question. तो अगर आप चाहो तो आपको पता होना चाहिए, elected MPs and elected MLAs can vote for this. Yes, ठीक है ना, indirectly होता है and all election. Okay, the next one is question number 19. Who gives assent to the bill when it is passed by both the houses of the parliament? Very, very easy question.
सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू आंसर इट। यानी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है तो भी वो बिल एक्ट नहीं बनता है जब तक कि डैश एसेंट नहीं दे दे। एसेंट मतलब परमिशन, अप्रूवल एक तरह का। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, आयुष, नाशा एंड मिशिका, यू बोथ आर राइट। ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट होता है, उसके बाद जो आता है गैजेट, उसके बाद नोटिफाई होता है गैजेट ऑफ इंडिया में। तो जब तक नोटिफाई, उसके बाद नोटिफाई किया जाएगा तब लॉ इन फोर्स में होता है। अगर मान लो प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया और गैजेट में नोटिफाई नहीं किया गया, इफ इट इज नॉट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, देन स्टिल द लॉ विल नॉट बी एनफोर्स्ड। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने एसेंट देने के बाद अगर गैजेट में नहीं नोटिफाई हुआ, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एनफोर्स्ड। द मोमेंट इट इज नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया, इट विल बी कंसिडर्ड एज एनफोर्स्ड दैट लॉ। ठीक, is the right answer. Let's move on to the next one. Parliament of India comprises of what? ये मैंने कई बार पूछा है because it is asked in the examination. Article 79 मैंने बताया भी। Yes, Mishika and Ayush, you both are right. लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा की जगह पे कहीं कहीं पे हाउस ऑफ पीपल लिखा हुआ मिल जाएगा, खास के आर्टिकल 79 आर्टिकल्स में पढ़ोगे तो। और राज्यसभा की जगह काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो एग्जाम में देख के डरना नहीं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, लोअर हाउस, है ना। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या लिखते हैं, मतलब अपर हाउस, है ना। अच्छा, क्यों लोअर हाउस अपर हाउस क्यों लिखते हैं? या अच्छा, इसको ना हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, पता है। इसलिए कि ऑन एन एवरेज ये अज्यूम किया जाता है कि राज्यसभा के लोग जो उनके एज थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोकसभा। वाई इट इज सो? द रीजन इज, इनका मिनिमम एज कितना रिक्वायरमेंट है? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द मिनिमम एज required to become a Lok Sabha MP, and what is the minimum age required to become a Rajya Sabha MP? Please tell me. Waiting for your response. Mishika, you are partially right. Prapti and Ayush are saying 25 plus. किसके लिए? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए? 30 for Rajya Sabha. Yes, Ayush have answered me correctly. Minimum age if you want to become a Lok Sabha MP is 25 years. यानी कम से कम 25 साल का होना चाहिए आपको एमपी बनने के लिए लोकसभा का, और राज्यसभा का बनने के लिए 30 years चाहिए, नॉट 35। ठीक है, तो ये जनरली अज्यूम किया जाता है कि ऑन एन एवरेज जो उम्र होगा, इफ वी कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ राज्यसभा एमपीज, दैट वुड बी स्लाइटली हायर देन एवरेज एज ऑफ लोकसभा एमपी। और ऐसे जनरली होता भी है अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो इसलिए हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं कि वो थोड़ा सीनियर है इन दैट सेंस। यस प्राप्ति, यू आर राइट। आयुष, नशा, मिशिका, हाँ ठीक है। सो 30 होता है मिनिमम एज राज्यसभा के एमपीज के लिए, याद रखिए। हाँ, 35 जो होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह के लिए होता है, 35 ईयर्स, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए या गवर्नर के लिए, एंड आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्लीज चेक इट। ओके, अच्छा हम ये पूछेंगे मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, तब क्या बताओगे? मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, देन व्हाट शुड बी द आंसर? बताओ। कॉमन सेंस, अगेन आई हैव टोल्ड यू, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे, नॉलेज से ज्यादा कॉमन सेंस और योर, हाँ यस आयुष, वेरी गुड मिशिका। अब हमने क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको एमपी होना चाहिए, आइदर लोकसभा या राज्यसभा। तो ये 25 है या 30 है, तो मिनिमम ये वाला होगा, हो गया। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, आप कहीं पढ़े नहीं होगे, बुक में नहीं लिखा होगा, हो सकता है जहां भी आपने पढ़ा हो, बट यू हैव टू हैव योर कॉमन सेंस स्ट्राइक इट कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, इसका तो नॉर्मल यूनियन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू बिकम आइदर लोकसभा और राज्यसभा एमपी। तो राज्यसभा में 30 है, लोकसभा में 25 है। थिंक ये एबिलिटी आपको डेवलप करना है। व्हाई आई एम सेइंग, यस व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज एग्जाम हॉल में आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, वो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, जो आपने पढ़ा एग्जैक्ट वही पूछ दिया, देयर इज नो गारंटी। उसी चीज को थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा एंड यू विल बी थिंकिंग
तो थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, दैट यू शुड डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है। हाय, तो ये आर्टिकल 79 we were talking about, we have already discussed that it comprises of council of states, that is Rajya Sabha, Lok Sabha, as well as the president of India, ठीक है। यस, ये तो मैंने बता दिया है होपफुली, तो नाउ वी आर स्किपिंग इट। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज एक्चुअली लोकसभा ओनली, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कई बार रिपीटेड है बट स्टिल आई एम आस्किंग इट, एंड फर्स्ट सीजीआई भी बता दीजिए, है ना। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज जस्टिस फातिमा बीबी, और फर्स्ट सीजीआई जो बनने जा रही है जस्टिस बीबी नागरत्ना, शी विल बिकम इन 2027 फॉर फ्यू डेज, आई थिंक 26-27 डेज के लिए सिर्फ बनेंगे। Yes, Ayush Mishika Prapti, you all were right. And she was ex-governor of which state? Because she died last year in November. She died she was ex-governor, और इस साल उनको एक पद्मा अवार्ड दिया गया है। कौन सा वाला पद्मा अवार्ड दिया गया है? Only for 30 days. Mishika Prapti. Fatima Bibi, Justice Fatima Bibi became, after retiring from the Supreme Court, she became the governor of Tamil Nadu. Yes, Ayush Nasha, you're right. And she got a Padma Award also. Padma Bhushan, yes, Ayush, very good. She got Padma Bhushan, third highest civilian award of India. After Bharat Ratna and Padma Vibhushan, the third highest civilian award is Padma Bhushan इनको मिला इस बार। सब मैंने बताया, yes, प्राप्ति मिशिका, very good, great, आयुष, ठीक है। सो ये सब पता होना चाहिए, बिकॉज शी वॉज इन द न्यूज, लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई थी, तो इसीलिए लगता है फिर जनवरी में जब अनाउंस हुआ, अवार्ड्स अनाउंस होता है ना 26 जनवरी से 1-2 दिन पहले ही पता चल जाता है। सो that is why perhaps this, she has been given the award and all. Okay, the next one is, which is going to be the first woman CJI, I have already discussed, Justice B.V. Nagaratna, है ना। तो ठीक है, तो इनके बारे में तो जान लीजिएगा। The next one is president rule is imposed in state under which article of the constitution? This is very easy, hopefully you all should be answering it. Yes, Harshita, you should all be right. इसका आंसर बताइए, प्रेसिडेंट रूल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट इमरजेंसी। Yes, 356, right? Harshit and Ayush, very good. A is the right answer to this question. So the president rule, है ना, or state emergency is 356. Yes, Ayush, Mishika, Harshit, all the right. The next one is, ये मैंने कई बार डिस्कस किया, again I'm repeating it. Please tell me the number of states and union territory India have. कितने states हैं इंडिया में, कितने union territories हैं? (28 states, 8 union territory. Yes, Mishika, Prapti, very good. And कहाँ, कौन से शेड्यूल में आपको मिलेगा ये? So we are having 28 states and 8 union territory, ठीक है। Yes, Mishika, Prapti, Ayush, Harshit, you are right. मैंने बताया फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का नाम मेंशन है, सो ए इज द राइट आंसर। यस, हर्षित, आयुष, यू आर द राइट, ए इज द राइट आंसर, है ना। तो आप देख सकते हो, शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट, देखो आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में, आसाम, बिहार, एक्चुअली ये उस फॉर्म में रहता है अल्फाबेटिकल, सो ए से जो नाम होता है, फिर बी से नाम, फिर सी से नाम, लाइक दैट, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Ex officio का मतलब क्या होता है? By virtue of, है ना, means whosoever is the chairman, whosoever is holding this post will automatically become this, है ना। So the right answer is yes, Ayush and Harshita saying vice president. So जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन या चेयरपर्सन बन जाएंगे, यही मतलब होता है। एक्स ऑफिशियो मींस बाय वर्च्यू ऑफ, so whosoever is the vice president of India will automatically become the chairman or chairperson of Rajya Sabha. And कौन है, नाम बताइए।
Yes, Prapti, you are also right, vice president. But now, what is his name? Who is currently the vice president of India or the chairperson or chairman of Rajya Sabha? Yes, Ayush. The right answer is Mr. Jagdeep Dhankar. Yes, Prapti, Harshit, Ayush, you all were right. So, yes, Article 64 talks about this, and Mr. Jagdeep Dhankar is the vice president of India. The next is, who is the speaker of Lok Sabha? Because vice president or chairman of Rajya Sabha we have discussed. Yes, Vishika, Harshit, Ayush, Prapti, Mr. Om Birla. He's an MP, if I'm not wrong, from Kota, Rajasthan. So B is the right answer. ठीक है, तो ये तो पता होगा, जो ग्रीन कारपेट है ये दिस इज लोकसभा, हालांकि ये कोल्ड पार्लियामेंट का है बट चलो चलेगा। और ये रेड कारपेट जो आर से रेड होता है ना, तो आर से राज्यसभा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब लोकसभा की सत्र बैठती है, तो यहाँ पे जो बीच में बैठते हैं ना, है ना, इनको हम लोग कहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब वो सारा मैनेज करते हैं। अब देसी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। और यहाँ पे जो बैठते हैं, दिस इज एक्चुअली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वर्ड लिखते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड हु इज नन अदर देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64, है ना। अब इन दोनों के लिए एक टर्म यूज किया जाता है कई बार, सेम कॉमन टर्म, उनको कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ये पूछेंगे हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, अगर ऐसे पूछा जाए, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए, जस्ट यू शुड नो दिस। ठीक है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब कौन, अगर किसकी बात हो रही है तो ग्रीन रेड एंड ऑल। ठीक है, अब एक दो चीज और बताइए, सिंस वी आर हियर। लोकसभा में कितनी सीट्स है करंटली एंड राज्यसभा में कितनी है, बताइए। These concepts should be crystal clear, चाहे आप इस साल एग्जाम दे रहे हो चाहे नेक्स्ट ईयर, sorry, these things should be crystal clear whether you are attempting this year or next year. Yes, Ayush and Prapti are saying 543. अच्छा, पहले जो है ना 543 plus 2 एंग्लो इंडियन भी होता था, ये कॉन्सेप्ट इज ओवर नाउ, सो डू नॉट बिलीव इन दैट। और राज्यसभा में कितना होता है करंट सीट्स, व्हाट इज द केस इन राज्यसभा? Ayush is saying 250. Ayush, you are very near, but not exactly correct. Anyone else? How many seats currently are there in Rajya Sabha? Everyone should be knowing it. Yes, Ayush. Now you are right. So currently it is 245. और ये है 233 plus 12. अच्छा, ये मैंने plus 12 क्यों लिखा अलग से? Why I'm saying 233 plus 12? What are those 12? ये कौन लोग हैं? Who are like, these are actually, anyone? These are nominated, है ना, people who are nominated from art, culture, science background, right? Vishika, Ayush, very good. हाँ, प्राप्ति अपॉइंटेड वर्ड नहीं लिखा था, नॉमिनेटेड वर्ड यूज होता है इन लोगों के लिए। ठीक है, सो यूज दैट वर्ड, इट वुड बी मोर बेटर। ठीक है, खैर, है ना। सो ही इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिस्टर ओम बिरला, है ना, एंड ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर जगदीप धनकर, एंड ही इज having the post of vice president as well as, so whoever is vice president by default he is the chairman of Rajya Sabha, or ye Lok Sabha ke speaker. So both can be called as presiding officer of their respective house. Let's move on to the next one. Which of the following term is mentioned in Constitution of India for the term budget? कौन सा word mentioned है budget के लिए? This is a PYQ, previous year question of some exam. I don't remember किसी law entrance exam में पूछा गया था, but when I was seeing the pre-PYQ,
किसी में पूछा था ये, बिकॉज बजट वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड, रिसेंटली तो नहीं, 2-3 महीना हो गया, जुलाई में, है ना। एंड विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इट? यस मिशिका एंड आयुष, यू आर राइट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट कहते हैं, सो बी इज द राइट आंसर। एंड विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहां लिखा हुआ है? The Article 112. The President shall, in respect for every financial year, cause to be laid down before both the houses a statement etc. है ना, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को मतलब नॉर्मल भाषा में, कॉमन इन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल्स टर्म, वी कॉल इट एज बजट, ठीक है। Yes, Ayush, very good. Article 112. Now let's move on to the next one, which article talks about money bill. 110, 132, 191, 249. What is the right answer? Yes, Ayush, Mishika, right. Article 110 talks about definition of money bill, ठीक है। तो अब चाहो तो पढ़ सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ इज मनी बिल डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिल? कुछ बता सकते हैं? मतलब उस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं कि अगर बिल पास करना, व्हाट इज द प्रोसीजर, मींस हाउ द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ मनी बिल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिल। किसी को पता है? Money bill enjoys some special privilege as compared to ordinary bill. What is that? Because that is the concept. I want that you should be knowing the conceptual clarity होनी चाहिए। बस ऐसा रट लिया और चले गए एग्जाम में, रट्टा पट्टा नहीं। रटना भी ठीक है, जरूरत है। ग्रेट, वेरी गुड विशिका। हाँ, इट कैन बी सेंट टू राज्यसभा फॉर, देखो लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में भेजा जा सकता है, राज्यसभा कैन ओनली गिव एडवाइस, और भी 14 डेज के लिए। अगर 14 डेज में राज्यसभा में कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड कि वो लोकसभा के पास वापस आ गया, है ना। हाँ, तो बेसिकली द आइडिया इज कि लोग मनी बिल कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय राज्यसभा, ठीक है। मनी बिल को राज्यसभा रोक नहीं सकती है, ठीक है। एट मैक्स डिस्कस कर सकती है, कुछ एडवाइस वगैरह दे सकती है, वो भी नॉन बाइंडिंग एडवाइस होगा एक तरह से, मतलब लोकसभा चाहे तो वो एक्सेप्ट करे, चाहे तो नहीं, ठीक है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आधार वाज passed as money bill. Yes, Mishika, right. There were things associated with that. Right. ठीक है, so A is the right answer. It means you all are knowing, your concept is clear. That is what I want. कि सिर्फ मतलब रटने को तो आप रट लोगे ना, नोट्स उठाओगे रट लोगे, बट कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक सम मोर क्वेश्चंस। एक दो ज्योग्राफी का जो हम लोग लास्ट टाइम करा रहे थे क्लास, तो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, मैंने सोचा चलो ये भी करा लेता हूँ। So here are some geography questions. पनामा कैनाल मैंने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीक में, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो मैंने कहा चलो लेट्स आस्क हियर। सुएज कैनाल कनेक्ट्स व्हिच टू वाटर बॉडी? और ये अक्सर न्यूज में रहता है। यस आयुष, मिशिका, वेरी गुड। हाँ, मेडिटेरेनियन टू रेड सी, सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कब बना था? हु इज कंट्रोल, व्हिच कंट्री इज कंट्रोलिंग इट, एंड इन व्हिच ईयर इट वाज मेड? ये सब मैंने बताया है। करेंटली विच कंट्री इज कंट्रोलिंग सुएज कैनाल? आज के दिन सुएज कैनाल को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन से ईयर में बना था? चलो ईयर में बता देता हूँ, 1869। ये डिफिकल्ट होगा, चलो कौन सा कंट्री कंट्रोल कर रहा है? यस, इजिप्ट, वेरी गुड विशिका, आयुष, वेरी गुड। हाँ, इट इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला से है ना। तो अगर आप देखोगे ये इजिप्ट है, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला इसी के बगल में यहाँ पे मिलेगा ना। तो सुएज कैनाल जो है सुएज कैनाल, ये वाला आपको मिलेगा रेड सी, ठीक है। और ये वाला मिलेगा एमएस, एमएस मतलब मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ओके,
तो मैं बता ये रहा था कि व्हाट इज द बेनिफिट। तो बेनिफिट ये होता था कि जैसे मान लो आपको यूके इंग्लैंड है, आपको इंग्लैंड से इंडिया जाना है, तो आप कैसे जाओगे? शिप से, ऐसे लंबा रूट है ना। बट ये वाला शॉर्टर रूट है, ऐसे निकलोगे तो, ठीक है। खास के मान लो आपको स्पेसिफिकली, जैसे आपको मान लो ग्रीस से इंडिया जाना है, तो पहले लोग ऐसे निकलते थे, ऐसे उल्टा, रिवर्स, शिप से। शिप से आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन अब क्या, यहाँ पे सुएज कैनाल बन गया, तो यहाँ से निकले, फट से निकल गए, कितना शॉर्ट हो गया, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट बेनिफिशियल, सुएज कैनाल एंड ऑल, ठीक है ना। अब देख सकते हो ये इजिप्ट है, ये वाला जो पेनिनसुला है ना, सेनाई पेनिनसुला, ऐसे भी ये न्यूज में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड, तो ये पता होना चाहिए, सेनाई पेनिनसुला, है ना। अच्छा, सेनाई पेनिनसुला के राइट और लेफ्ट में वाटर बॉडी है, ये भी पता होना चाहिए। इसको जो कहते हैं, ये वाला पानी का ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज, ये जानते हो आप। और ये वाला जो है ना, पतला से यहाँ पे राइट साइड में भी, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और जॉर्डन और इसराइल दोनों का पोर्ट है वहां पर, ठीक है। ओके, लेट मी हाईलाइट इट बिकॉज अभी आ गया तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप गौर से देखोगे, इफ यू सी इट केयरफुली, दिस इज जॉर्डन। तो जॉर्डन का यहाँ पर एक पोर्ट है, जॉर्डन के पास भी पोर्ट सिटी है, उसको कहते हैं अकाबा, ठीक है। और ये वाले इसराइल देख रहे हो ऐसे, उसका भी एक पोर्ट सिटी, उसको कहते हैं आइलेट, ठीक है। और ये जो पतला सा रास्ता है पानी का, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अकाबा। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज अभी वॉर्स वगैरह चल रही है इस रीजन में आसपास। और ये वाला हो गया गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। तो गल्फ ऑफ सुएज के बाद यहां पर ना काट के बनाया गया, दिस वन, इसको काट के सुएज कैनाल बनाया गया। तो द वॉर इज हैपनिंग, थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट, यू शुड बी नोइंग इट। और ये वाला जो है सेनाई पेनिनसुला को कोई और कलर से बना देता हूं, ये जो है ना, दिस पर्पल इज सेनाई पेनिनसुला, ठीक है। ओके, तो इतना पता होना चाहिए, मतलब मैं थोड़ा सा बता दिया, बिकॉज करेंटली इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो हैपनिंग। सो खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? चाइना, इंडिया, रशिया, उज्बेकिस्तान। व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए। बीजिंग, चाइना। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ए इज द राइट आंसर। बीजिंग चाइना में एससीओ को हेडक्वार्टर है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Now the next one is, which is the most recent member of SCO which joined in 2024 ना। SCO का सबसे recent member कौन सा है, प्लीज टेल मी। हाँ, बीजिंग चाइना था, ठीक है। Sitansh Blazen, Ayush Mishika had answered me. Recent member of SCO is the Belarus. Yes, Sitansh, very good. We are responding yes. Yes, Ayush, मैंने देखा there were some issues. मेरे को visible नहीं हो रहा था, ठीक है। Yes, Mishika, Ayush, you are right. So B is the right answer. Belarus is the right answer. It's a 10th member. सो ये 9th मेंबर ईरान बना था लास्ट ईयर 2023 में, और 2024 में 10वां मेंबर बना बेलारूस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस पर तो मैंने पूरी क्लास ली है यूनाइटेड नेशंस पर। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, आप जाना यूट्यूब पे सर्च करना, ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस, ये पूरा सर्च करना तभी मिलेगा, बिकॉज यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे वीडियो होता है ना, करियर लॉन्चर, लॉ एंट्रेंस, ऐसे पूरा सर्च करोगे ना, तब आपको मेरा वीडियो मिलेगा। आई थिंक ब्लू कलर का थंबनेल होगा, ठीक है। सो गो एंड वॉच इट, उसमें मैंने सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बात की। यस, सॉरी, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, मिशिका, आयुष, सितांश, ब्लेजन, यू आर राइट, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, हियर इज इंडिया, दिस इज यूएस, एंड यहाँ पर न्यूयॉर्क है,
ठीक है। ओके, इसमें मैंने बताया भी है उस क्लास में, जो जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरूर जाके देखिएगा, उसमें मैंने सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बात किया हूँ। ठीक है। एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज दिस व्हाट वी कॉल इट एज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो इसकी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को कहते हैं पीस पैलेस बिल्डिंग। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? यस, मिशिका, आयुष, सितांश, यू आर राइट, द हेग, नेदरलैंड में। सो इट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। हाँ, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी वही है, बट वो बिल्डिंग अलग है उसकी। ठीक है। दैट इज ऑल्सो इन द सेम सिटी, यस यू आर राइट आयुष, बट द बिल्डिंग इज डिफरेंट। ठीक है। इसी बिल्डिंग में आईसीजे, पीस पैलेस बिल्डिंग में आईसीजे भी, और एक और चीज उसको पीसीए कहते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो भी इसी बिल्डिंग में, मतलब एक तरह से है। हैव यू हर्ड दिस? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये जानते हो कोई? एनीवन नो दिस? पीस पैलेस बिल्डिंग है ना, लेट मी क्लियरली राइट, पीस पैलेस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के अंदर आपको आईसीजे मिलेगा, और एक चीज और, पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। व्हाई इट वाज इन द न्यूज? अभी न्यूज में नहीं था, ये सुना है एक्चुअली, ये न्यूज में था 2016 वगैरह में, जब इसने ऑर्डर पास किया था डिस्प्यूटेड आइलैंड का, जो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड आइलैंड है ना, उस पर कुछ जजमेंट पास किया था, मतलब एक तरह से 2016 वगैरह में। एंड आफ्टर दैट बिकॉज, एंड चाइना ने कह दिए थे कि विल नॉट फॉलो दिस ऑर्डर। ठीक है। सो साउथ चाइना सी में, जिसको हम लोगों ने कई बार बताया भी है 9 डैश लाइंस के नाम से। ठीक है। ये एलेट का क्वेश्चन भी था कि व्हाट डू यू मीन बाय 9 डैश लाइंस, ये पूछा भी था, है ना, फिलीपींस वर्सेस चाइना एंड ऑल। यस आयुष, उस टाइम पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑर्डर आया था 2016 वगैरह में। तो कभी अगर आप पढ़िएगा 9 डैश लाइंस के बारे में, तो ये सब बात होती है। ठीक है। सो बिकॉज साउथ चाइना सी अक्सर न्यूज में रहता है। ठीक है। इसलिए मैंने एक रफ बैकग्राउंड दे दिया आपको, दैट साउथ चाइना सी रिमेन्स इन द न्यूज, द 9 डैश लाइंस। कई बार इश्यूज, फ्रिक्शंस होते रहते हैं चाइना फिलीपींस एंड ऑल के बीच। तो कभी कभी जब अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, तो ये पीसीए का ऑर्डर अक्सर डिस्कशन में रहता है, अगर आप पढ़ोगे उनके बारे में, तो इट विल ऑलवेज मेंशन दिस, और वे भी इसी बिल्डिंग में। ठीक है। जबकि एक और कोर्ट है आईसीसी, उसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये भी द हेग, नेदरलैंड में है, लेकिन ये बिल्डिंग सेम नहीं है, कुछ और बिल्डिंग में। ठीक है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। ओके। So, do you have any questions? Otherwise, we are ending this class here. And इसको याद रखिएगा, Wednesday, Thursday 9 PM पर ये सेशन होता है। ठीक है। So this is for 2026 student, but those इस साल भी attempt ले रहे हैं, CLAT, ALET and all, they can also watch it, because of course इसमें से जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, they can be asked even this year also. तो अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए तो है ही, उनके लिए एक धीरे धीरे फाउंडेशन बन रहा है with the static GK and all, तो धीरे धीरे उनको knowledge, they keep on learning the knowledge and all. Important arts and culture prizes for SLAT. Art and culture prizes, किस टाइप का? Can you please tell me? Like, I have decided कि Saturday को 3 PM पे I'll be having a session on prizes, international awards and prizes. ठीक है। तो मैं prizes पर लिखूंगा, और संडे को जो है 3 PM पर, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए 2024 की, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024। ठीक है। अच्छा, लिटरेरी अवार्ड्स ना, ये पूछ रहे हो ना? हाँ, ये इसमें डिस्कस हो जाएगा। यू आर टॉकिंग अबाउट पुलिट्जर, बुकर प्राइज, यही ना बोल रहे हो? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है। सो दिस विल डिस्कस इन सैटरडे 3 PM क्लास। ठीक है। संडे को 3 PM पे क्लास होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024 ऑफ 2024 ईयर, जो कि क्लैट 2025, एलेट वगैरह सब में इंपॉर्टेंट होगा स्लैट। ठीक है। और जो कॉप 29 की, वो मैं नेक्स्ट वीक कराऊंगा, बिकॉज कॉप 29 विल हैपन नेक्स्ट वीक तक होगा कॉप 29, तो इसलिए मैं इस बार नहीं करा रहा हूँ। ठीक है।
देखो मिसाइल्स वगैरह की जो है ना, सम पीपल आस्किंग अबाउट मिसाइल्स, तो मैं जो 6 PM पे रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ मंडे से थर्सडे, उसमें मैं सारा जिक्र कर लूंगा। जो करंट अफेयर्स वाला मिसाइल आएगा ना, जैसे मतलब जो मिसाइल लॉन्च हुआ, डीआरडीओ ने टेस्ट किया, इसरो ने कुछ लॉन्च किया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी रिवीजन सीरीज में ऐड करके डिस्कस करा लो। इनफैक्ट आज भी मैंने 6 PM की क्लास में कई सारे जो नई टेक्नोलॉजी थी उसको डिस्कस किया। G20 पे क्लास, जब G20 कंप्लीट हो जाएगा तब, अच्छा मैं देखता हूँ इफ वंस इट इज कंप्लीटेड, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आएगा क्या क्या हुआ डिस्कशन, ठीक है, इसीलिए मैं इस साल इस वीक में COP29 की क्लास नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज आई थॉट कि जब नेक्स्ट फ्राइडे तक चलेगा फिर जो उसका ये आएगा समरी, दैट विल डिस्कस, ठीक है। ओके, so let us end the class here. Thank you everyone. Please press the like button, subscribe to our channel. Thanks for watching.